Welcome to the post lunch session. I know it's very difficult, I know. We are all in post lunch siesta. So, now in this session we will be covering 3 diseases: lumbar spondylosis, fibromyalgia and adhesive capsulitis. So, I will be covering lumbar spondylosis and my colleague Dr. Usama Akram will cover fibromyalgia and adhesive capsulitis. So, I just mentioned that the topics which has been allotted to me is posture related mainly. So, more or less you will find that some of the things are same and are being repeated. So, that was the purpose also, it has been kept in separate group. So, starting with the first slide. So, National Unani Mobility Code for this is NUMC-L2 and it is known as Waja'ul Khasara. It arises in the form of pain from internal and external muscles and ligaments surrounding the lumbar and lumbosacral region due to sue-misaj barid. Again, as I mentioned, cause are almost same, दोनों में same ही आपको मिलेंगे, and infiltration of accumulation of bulgam kham and Riehe gallis in this region. मेरे को मेरे कोलीग डॉक्टर एहसान ने बोला था कि आप बता दीजिए कि जो मैंने मॉर्निंग में बताया था उसी को आप इसमें देख लीजिए, बट स्टिल इसमें काफ़ी चीज़ें कुछ चेंज हैं जिसको हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जो असूल इलाज इन प्रॉब्लम्स का होता है, जैसे डॉक्टर बिलाल ने बताया था, वजह मफासिल में ऑलमोस्ट सेम होता है, जो सेम हम कंपाउंड फॉर्मुलेशंस और सिंगल ड्रग्स यूज़ करते हैं. तो रीहे गलीज भी इसका एक कॉज है. And when it becomes chronic, it leads to hardening of the region resulting in stiffness and decreased mobility. So, when we are looking at the etiology, again it is same as I mentioned in cervical spondylosis. It is occurring mainly in lumbar region and there is infiltration of bulgam kham, accumulation of bulgam kham and accumulation of Riehe gallis in lumbar region. ये इसकी वजह से ये लोगों को कंप्लेन होती है लो बैक एक की. पैथोलॉजी इसमें जो लंबर रीजन स्पेसिफिक बताई गई है वो ये बताई गई है क्योंकि लंबर रीजन में रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर मिलता है और बिकॉज एनाटॉमिकली ये ऐसे प्लेस्ड होता है विच इज़ सिचुएटेड फर्दर अवे फ्रॉम द हार्ट, हैंस देयर इज अ हाई चांस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ bulgam kham. This leads to pain in lower back and hardening and stiffness. These are the risk factors: bad posture while sitting, excessive physical exertion, lifting and pushing heavy objects, strenuous movement, excessive sexual indulgence and cold weather. Clinical examination में जब यूनानी perspective से देखेंगे, then we'll see that they are gradually increasing pain which and there's increase in heaviness also, पेन रिलीव्ड बाय मूवमेंट, मसाज एंड हॉट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आपका बलगमी मिजाज इन्वॉल्व है, बलगमी खिल्त में इन्वॉल्व है, इसलिए हॉट ऑब्जेक्ट्स से और मसाजेस से आराम मिलता है, तो उससे भी हमें आइडिया होता है. इंक्रीज पेन ड्यूरिंग नाइट एंड एट रेस्ट, मॉर्निंग स्टिफनेस में मिल जाती है इसमें. अफेक्टेड साइड कंपैरेटिवली वाइटिश होती है, अगेन ड्यू टू कोल्ड टेम्परामेंट, एंड देयर इज अ स्लो पल्स, नब्ज़े बती एंड वाइटिश यूरिन. इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जो हमें करना होता है, क्योंकि लो बैक एक के काफ़ी कॉजेज़ होते हैं, तो यहाँ हमने जो STG में लिस्ट किए हैं वो एक इरकुल निसा और वजह ज़हर के साथ हमने इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया. इरकुल निसा में ग्रेजुअल ऑनसेट होगा और लंबर स्पॉन्डिलोसिस में एकदम एब्रप्टली भी मिल सकता है और ग्रेजुअल भी मिल सकता है. और पेन ओरिजिनेट्स इन द स्पाइन और रेडिएट्स डाउन द बैक ऑफ द लेग, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इरकुल निसा का. और लंबर स्पॉन्डिलोसिस में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेन इन लंबर रीजन एंड इसमें वजह ज़हर में पेन इन अपर पोर्शन ऑफ बैक, पेन रेडिएट्स डाउन द बैक ऑफ द लेग इन sciatica एंड हैवीनेस आल्सो ऑकर इन द कोर्स ऑफ पेन. और लंबर स्पॉन्डिलोसिस में पेन मे नॉट रेडिएट डाउन, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हैवीनेस. पेशेंट बताएगा कि अगर मैं ज़्यादा खड़ा रहता हूँ तो पैरों में भी हैवीनेस लगता है और लो बैक में भी हैवीनेस वाली फीलिंग आती है. तो दिस इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस वी हैव लिस्टेड in the STG document.
This is the line of management. Again, same as we have mentioned in other slides also. तस्कीन अलम के आप वहाँ पे पेन का मैनेजमेंट करेंगे, तनखिया करेंगे, जो मॉर्बिड ह्यूमर्स हैं उनको इवैक्यूएशन के लिए तादील मिजाज करेंगे या मॉडरेशन ऑफ मॉर्बिड टेम्परेंट एंड तस्कीन ऑफ द बॉडी एंड द अफेक्टेड पार्ट. मैनेजमेंट जो लंबा स्पॉन्डिलोलिसिस का है, इंडिविजुअल पेशेंट का नीड बेस्ड आप बनाएंगे एंड अ सिंगल फिजिकल साइकोसोशल और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसमें आपकी टॉपिकल मेडिकेशंस होंगी, ओरल मेडिकेशन होंगी, सिंगल एंड कंपाउंड फॉर्मुलेशन, और उससे सिम्टम्स आप कंट्रोल कर सकते हैं पेशेंट का. जब आप सीवियर एंड क्रोनिक केसेस को देखेंगे तो देन यू कैन प्लान फॉर मल्टीपल इंटरवेंशन टू ट्रीट द पेशेंट. तो यू विल बी यूजिंग इलाज बिल दवा, इलाज बिल तदबीर, विच आर द मेन स्टे फॉर दिस ट्रीटमेंट, जिसको आप अप्रोच लेंगे इन केस ऑफ बैक पेन ऑफ ऑल टाइप्स. और इलाज बिल तदबीर में यू कैन मेक यूज़ ऑफ ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, इंड्यूसिंग एमएसएस, थेरेपेटिक बाथ, कॉन्कॉक्टिव एंड परगेटिव थेरेपी, थेरेपेटिक मसाजेस, पोल्टिस. तो एज़ पर एज तमरीख ले लें, नतूल ले लें, तकमीद हार, आपको अपने विजडम से यू हैव टू प्लान अ रेजीम फॉर द पेशेंट कि आप उसको क्या देंगे एज़ पर द लेवल ऑफ सिवियरिटी एंड द क्रोनिसिटी. प्रिवेंशन ऑफ प्रोग्रेशन इज़ द मेन एम. अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया है स्टार्ट लो बैक एक का, लंबर स्पॉन्डिलोसिस का, देन आपको वैसी तदाबीर करनी है कि डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन आगे ना हो. आपको वो मेजर्स पेशेंट को बताने हैं. तो अवॉइडिंग द कॉजेज डेट में लेड टू वजल खसरा, एग्जाम्पल इनटेक ऑफ फ्लेम प्रोड्यूसिंग डाइट, जो बलगम पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं, ज़्यादा मशक्क़त तय करनी है, एंड एक्सेसिव सेक्शुअल इंडल्जेंस एक्सेट्रा. देन करेक्शन ऑफ ह्यूमोरल एंड टेम्परामेंटल डिरेंजमेंट वो करेंगे. एंड जैसे बताया अभी कि बलगम में खाम की वजह से होता है तो उसका करेक्शन हम करेंगे. विल मेक यूज़ ऑफ फूड एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. तो उनको जो डाइटरी एडवाइस देंगे दैट विल बी एमिंग इस डिरेंजमेंट को बैलेंस करने के लिए, अलॉन्ग विद द करेक्शन ऑफ मॉर्बिड टेम्परेंट एंड इवैक्यूएशन ऑफ पॉजिटिव ह्यूमर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक मेडिकेशंस. कमिंग टू डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, तो लेवल 1 में जहाँ सिर्फ सोलो फिजिशियन क्लिनिक है, हेल्थ क्लिनिक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वहाँ पे क्लिनिकल डायग्नोसिस आप अपने क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री पूरा लेकर, फिजिकल एग्जामिनेशन कर कर, एंड ओकेजनली आपको एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जिसमें आप एक्सरे, एमआरआई और कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं. बट यूजुअली इन लेवल 1 आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही आइडिया हो जाता है, हिस्ट्री टेकिंग से. दिस इज़ द रिकमेंडेड डाइट एंड लाइफस्टाइल. तो इसमें आपको पेशेंट को ये बताना है कि एक जगह लगातार बैठना नहीं है. द पेशेंट हैज़ टू स्टार्ट अ जेंटल एक्सरसाइजेज रूटीन, योगा करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, सेम उसी की वजह से, बिकॉज यू हैव टू स्ट्रेंथन द मसल्स एंड बोन्स एंड इम्प्रूव द पोस्चर. एंड लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज एज़ पर द एज ऑफ द पेशेंट आप उसको बता सकते हैं. कोई भी ऐसा काम करने के लिए जिसमें ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, वार्म अप करना, माइल्ड स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टिफ मसल में वो एक्टिविटी करते हैं, प्रोलॉन्ग वॉकिंग करते हैं, तो उससे और ज़्यादा डिजीज़ का प्रोग्रेशन बढ़ जाएगा. तो sit on a chair with a proper lumbar support, ensuring it is at the right height for the task. Maintain proper posture with shoulders back. Alternate sitting positions regularly and take periodic breaks for walk around. यहाँ तक भी कुछ लोग तो एडवाइस करते हैं जो सफ़र करते हैं इससे, कि you keep a reminder on your mobile. After every half an hour or 45 minutes there will be a beep. You stand and you just move 2-3 steps and then again sit, which is difficult but then it helps. क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक जगह पर नहीं बैठते हैं उससे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है. देन रेस्ट फीट ऑन अ लो स्टूल इफ़ वन मस्ट सिट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स. अगर बैठना भी है तो यू शुड कीप वन लो स्टूल. वियर कंफर्टेबल लो हील शूज़. कंफर्टेबल शूज़ मस्ट हैं इसमें. टू मिनिमाइज स्पाइनल कर्वेचर, स्लीप ऑन द साइड. ऑलवेज चूज़ अ फर्म एंड फ्लैट सरफेस फॉर स्लीपिंग. इसमें एडवाइस करते हैं कि यू कैन कीप अ पिलो इन बिटवीन द लेग्स ऑल्सो.
ensure proper nutrition and diet to mitigate and prevent excessive weight gain, as well mentioned in cervical spondylosis. Daily amount of calcium, phosphorus and vitamin D supports healthy bone growth. Therefore जो balanced diet आपको plan इसके according करनी है. So these are the postures again at a glance. When ये आपका रहेगा, आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि अगर आपका नेक पे भी प्रेशर पड़ रहा है तो भी आपके लंबर उसमें आएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है. और अगर हो सकता है आप अपना जो डेस्क वर्क है वो स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा. इन अ वे इट इज़ कनेक्टेड ऑल्सो. जब सर्वाइकल जिनको रहता है उनको चांसेस होते हैं कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी हो जाए. दीज आर द रिकमेंडेड डाइट एंड लाइफ स्टाइल. अगेन ये वापस चला गया क्या? These are the exercises which you can see in the STG also. Pelvic tilt again mentioned pointwise in bullets. How to do it? I will read out one. Lie on your back with your knees bent, tighten your stomach muscles. I am just reading to tell you that it is easy to follow. It has been made user friendly. If somebody reads it, they will know how to do it. So pelvic tilt, knee, chest, cat cow stretches, hamstring stretch, bridging. Then various yoga practices. These are the names of asanas which can be helpful in the low back ache. Dhanurasana, Natarajasana. If you want to see how these asanas look, again I have kept this link over here. There is a yogic management of low back pain. This is the link which is pasted below. If you click it, you can see the name of different asanas and how it is being done. And I am sure if your yoga instructor is there in the center, he will be able to advise accordingly. Otherwise, we can make use of such documents which are available on the public domain. Even the videos are there. This is the restricted diet and lifestyle. Do not take excess of salt, sweets, desserts, hydrogenated fats, soft drink. We all know that junk food is not a strict no and it should not be taken. And no extra stress. Again Rasbaba Sitta Zariya comes into picture over here. Avoid food that causes overweight. Avoid exercising during flare up or acute pain. That I mentioned in cervical spondylosis also. अगर acute pain है तो उस टाइम आपको exercises या रियाजत के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है. इवन योगा और फिजियोथेरेपी भी उस टाइम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे जो डॉक्टर का एडवाइस. Do not sit on a low soft couch with a deep seat and when getting up for sitting. Avoid half bent positions while standing. Avoid lifting heavy weights. Do not sleep on stomach. Usually जिनको बैक पेन होता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, उनको बोलते हैं if they have to even pick something, अगर कोई नहीं है तो they should sit straight. ऐसे नहीं, sit straight and then pick up the object if you want to pick up. Because prevention is better than cure. It's better to avoid further hurt to that place. Avoid fried foods, spicy, oily foods, excessive meats and refined foods. These along with factors contribute the development of lumbar spondylosis and bone demineralization. That is, healthy eating habits will help you to maintain strong bone. These are the do's and don'ts that you have to take: adequate sleep, intake of easily digestible diet, and then gruel of black lentils, shirai badam, massage with olive oils, pouring of lukewarm water on affected part, अग्ज़े हारा. बिकॉज ये बलगम की वजह से है तो जो हार तदाबीर हैं वो इसमें फ़ायदा करेंगी. डोंट्स में अगेन येस, एज पर द टेम्परामेंट, इनटेक ऑफ कोल्ड वाटर, इनटेक ऑफ जूसी वाटर्स, इनटेक ऑफ कोल्ड एंड मॉइस्ट वेजिटेबल्स, अग्ज़े गलीज़ा, स्टर्नस एक्सरसाइजेज, इनकरेक्ट पोस्चर, दिस आई हैड मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, should be avoided. These are the list of single and compound Unani drugs which has been mentioned. These are easily available as was mentioned in earlier presentations also and are handy. We should be used at level 1. And what herb or drug or formulation is to be taken is as per the discretion of the treating physician and his wisdom. This is an indicative list which can be picked up, and a format information should be maintained in a format with proper follow up to know how much relief is there. Compound formulations, then Roganiyat, Roganesurk, Roganekus, Roganesuda, Zimad, which can be advised.
So, as this is the note, just to tell you that it is the drugs which are mentioned, you can use a one or combination as per the condition of the patient. You can prescribe the regimen, then ilaj bi tadbir also as per your assessment. Duration of treatment may also vary from patient to patient. Recommended and restricted diet and lifestyles are already covered in do's and don'ts. Follow up again every 15 days, or if you want it to happen early, you can call the patient early. Review should include monitoring the person's symptoms and the ongoing impact of the condition on their everyday activities and quality of life, and you should use the format which were told to you in the morning to maintain the record. Monitoring the long term course of the condition, and exercises, physiotherapy, management, discussing the personal knowledge of the condition and concerns they have, their personal preferences and their ability to access services. Reviewing the effectiveness and tolerability of all treatments and self management support also. Referral, when there is no response, you have to refer. Evidence of an increase in severity, complications are there, then you have to refer. When there is substantial impact on their quality of life and activity of daily living, then you have to refer. Diagnostic uncertainty, uncontrolled comorbidities. If they are there, then you should have to refer. Coming to level 2, where you have facility of 10 to 20 bedded hospitals also. Clinical diagnosis is same as level 1, and the case should be, because it is a referred case, should be analyzed, evaluated thoroughly for complications. Investigations, primarily you will be diagnosing on your clinical assessment, but if some investigations are required for differential diagnosis, then you may go ahead for some kind of investigation, X-ray or MRI. This is physiotherapy management. If that facility is there, you can advise, and then a physiotherapist can take care of all this, whether it is TENS, lumbar back supports, lumbar traction, spine manipulation, massage therapy is just listed there. It has to be designed and as case to case basis what is to be done with this, and it has got that effect also on lumbar spondylosis. Then level 2 management, single drugs, these are bit stronger than which we were prescribing in level 1. Zarcho, Vasgan, Mukil, Post, Safufe Suranjan, Habbe Mukil, Majune Jograj Google, Majune Ghee Kavar, Kushtai Gaudanti, Halwai Ghee Kavar, oils for application, poultice. This poultice you can use on the affected area, this can be applied, but this is really effective. In this case, as Dr. Bilal was mentioning, local applications are more beneficial, so we should opt for all this because we get result and all that. In the poultice we get good responses. Then management with Musil therapy, which will be giving to the admitted patient. You have to admit patient if you are prescribing Musil therapy. These formulations can be used and it can be given for 15 to 20 diseases or till the time nose is appearing, and followed by the Musil therapy, and this has to be avoided in pregnancy conditions. This will obviously help in evacuation of deranged humor from the body. Then management with ilaj with tadbir, you can go for dry cupping to divert the accumulated morbid humors from the affected joints. Then incubab fermentation with vapors of the decoction of Tukmeship, it is same as was mentioned in cervical spondylosis. And then follow up again the same, you have to decide whether you have to do it after 15 days or you have to call the patient early. Referral criteria is same as mentioned there. When the initial medical treatment does not produce improvement during an acute exacerbation and advanced stages of diseases like lateral or central disc herniation, if that is there, you have to refer the patient. So level 3 Ayush hospitals attached to teaching institute, district level integrated, all these. In this, clinical diagnosis is made on the same as we did in level 1 and 2. Confirm diagnosis and severity with the help of investigation like magnetic resonance imaging. Management, the patients refer from level 1 or 2 and the treatment which they have received in level 1 or 2
may be continued if you feel, but you may add something to their additional complaints that you have to see. And for the new patient at this level, any the medication which were mentioned in level 1 and 2 and which I will be showing in the next slide can be added. These are the list of the drugs: Turbud, Safufe Suranjan, Zafrani, Habbe Muntinabbar, Habbe Mafasil, Habbe Chokchini in the doses which have been mentioned. Majun Azraki, Majun Filasfa, Majun Tal, Ojaya. These are the list of oil for application which can be recommended. Rogan-e Suranjan, Rogan-e Haftberg, Rogan-e Babuna Kavi, they were stronger than the Rogan which were mentioned earlier. Then this is Zimade Mohalil, Zimade Wajal Mafasil, and Marham, again because local applications might give good result, and this should be opted, and it in personal experience also, as we were having discussion earlier, patient gets relief. So these composition can be utilized for applying the Zimad and Marham to the affected area. Munzij muscle therapy again you can give by admitting the patient. जब आपको deranged humors का evacuation करना है तब आप मुंजिज पहले देंगे obviously, फिर जब नोज का आपको नज़र आएगा तो then you can start with muscle therapy as per your discretion, and this can be decided at your own level. और क्योंकि ये हमारा लेवल 3 का है तो मोस्टली हम इसमें कंफर्टेबल रहते हैं मुसल थेरेपी देने के लिए, और हमें उसमें इफ़ेक्ट भी अच्छे मिलते हैं, स्पेशली जब हमें ह्यूमरल डिरेंजमेंट होता है जिन पेशेंट्स में, दर्द में आराम भी उनको मिलता है। यहाँ पे आप वेट कपिंग कर सकते हैं, कपिंग स्कारिफिकेशन, लीश थेरेपी भी कर सकते हैं क्रोनिक लो बैक एक में, उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डाइट एंड लाइफस्टाइल सेम ही है जो आपको बताया गया था 1 and 2 में। रेफरल क्राइटेरिया, अगर अदर मोडालिटीज कैन बी कंसिडर्ड डिपेंडिंग ऑन द केस एंड टू रिहेबिलिटेट प्रॉपरली। इसमें डाइट एंड लाइफस्टाइल, रेस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल सेम ही है, ये मेरे ख्याल से सेम उसमें आ गया ना। थैंक यू। सो इट वाज रिपीटिशन सम ऑफ थिंग्स बिकॉज जो हमारा लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल और लंबर का ये रहता है, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ फार अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड यूनानी हुक्मा का कहना ये है, तो वहाँ पर कोल्ड टेम्परामेंट ज़्यादा इसलिए भी मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारी खिलते हैं जो डिरेंज्ड हो गई हैं उन्हीं को हमको मेन फोकस रहना चाहिए इवैक्यूएट करने का। और जैसे ही कोई माइल्ड सिम्टम आता है, पेशेंट लंबर स्पॉन्डिलोसिस का होता है, हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम डिज़ीज़ प्रोग्रेशन को रोकने की कोशिश करें, वो मस्ट है, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ डॉक्टर उसामा अकरम, working as a research officer in CCRUM New Delhi headquarters. First of all, I would like to thank to the DGHS Ayush Vertical and my Director General CCRUM who have provided me this opportunity for presentation on STGs on musculoskeletal disorders, especially on fibromyalgia and adhesive capsulitis. ये बहुत ही मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग जो हमारे सामने बैठे हैं उनमें से बहुत सीनियर अतिब्बा और हुक्मा हैं, और मैं उनके सामने बिल्कुल भी पुख्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहरहाल ज़िम्मेदारी दी गई तो उसको अदा करने की कोशिश की जाएगी। और कुछ ऐसे भी चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि इसमें जो कोडिंग की गई है उस कोड से भी वाकिफ़ होंगे। डॉक्टर पारस हैं, डॉक्टर हबीब साहब हैं और आमिर साहब हैं। इन लोगों को एक बार मौका मिला था तो इसकी आयुष ने ही एक ट्रेनिंग कराई थी, उसमें ये लोग मौजूद थे। सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि ये इसमें जो डिजीज़ बयान की गई हैं एसटीजी के अंदर वो कोड्स के साथ हैं, और कोड्स को बताने का या मेंशन करने का जो मकसद है वो यही है कि हमारा जो डेटा है वो वेस्ट ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए, बल्कि उसको कलेक्ट किया जाए और उसको रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, और इंटरनेशनल लेवल पे एक कोड के ज़रिए से उस डेटा को मतलब स्टैंडर्डाइज़ किया गया है उसको, उस टर्मिनोलॉजी को, और WHO ने भी इसको एक्सेप्ट किया है ताकि उसकी जो मानवियत है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यूनिफॉर्म रहे। यहाँ पर इस्तेमाल करें या किसी और कंट्री में अगर उस लफ्ज़ को या उस टर्म को इस्तेमाल करें,
सपोज़ एया को इस्तेमाल करते हैं हम, मैं इसी से शुरू करता हूँ, जो कि फाइब्रोमियाल्जिया का कोरिलेशन है या कोरिलेटेड या कह लीजिए कि उसकी तत्बीक दी गई है इसमें। तो उसको कहीं भी आया, कहीं एया, कहीं ओया ये नहीं पढ़ेंगे, एक कोड होगा तो उसकी वजह से इंटरनेशनली यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहेगी। तो इसके लिए नमस्ते पोर्टल का कोड भी दिया गया है और ICD-10 और ICD-11 TM2 का कोड भी दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में आता है। तो काफ़ी गौर व खौज के बाद और कंसेंसस के बाद इस बात को फिक्स किया गया, तय किया गया कि फाइब्रोमियाल्जिया जो एक आजकल कॉमन कंडीशन है, उसके लिए यूनानी टर्म क्या लाएं। तो पहले तो यही एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था काउंसिल के लिए कि इसको किस तरह से बयान किया जाए। लेकिन बहरहाल जब क्लासिकल लिटरेचर को में तलाश किया गया तो वहाँ पर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ कर दूँ, हालांकि ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस बात को, कि एया की जो टर्म है वो बहुत कम यूज़ की गई, बहुत कम मौक़े ऐसे हैं जहाँ पर ये मिलेगी। लेकिन इक्सीर आज़म जो कि 4 जिल्दों में है, फ़ारसी के हकीम मोहम्मद आज़म खां की, उसमें सिस्टमेटिकली अमराज बयान किए गए हैं, असर ता पा, यानी फ्रॉम द हेड टू द टो। उसमें भी आपको ये चारों जिल्दों में हेडिंग्स के अंडर या जो सिस्टमेटिक हेडिंग्स है उसके अंदर नहीं मिलेगा ये लफ्ज़। उसमें चौथी जिल्द के आखिर में कुछ अमराज मुतफ़र्रक़ा बयान किए गए हैं, वहाँ पर आप इसको आया को पा सकते हैं, आया को। तो बहरहाल अब मैं आमदम बरसर मतलब टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो जो फाइब्रोमियाल्जिया है, अ काइंड ऑफ एक्सर्शन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव फिजिकल वर्क। FM इज़ अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन, जो एलोपैथिक सिस्टम कहता है वो ये कहता है, और जो हमारी यूनानी कहती है वो भी तकरीबन मिलती जुलती बात है, एया के अंदर भी और फाइब्रोमियाल्जिया के अंदर भी। यूनानी मेडिसिन प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये बनती है कि इट इज़ अ जनरलाइज्ड और ऑर्गन स्पेसिफिक फटीग इन द बॉडी दैट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड फंक्शंस ऑफ द बॉडी एज अ होल और एज अ स्पेसिफिक ऑर्गन। ज़्यादातर ये एज अ होल पर ज़्यादा फिट आती है ये डेफिनेशन, क्योंकि एया के अंदर किसी ख़ास उज़्व के अंदर नहीं होता है, बल्कि पूरे बॉडी के अंदर थकान, लेजीनेस और इम्तिला की कैफियत पाई जाती है, जिसकी वजह से एया होता है। इसका अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो द प्रीवेलेंस ऑफ FM इन द जनरल पॉपुलेशन वेरीज बिटवीन 2 to 8%। द डिजीज़ हैज़ अ फीमेल मेल रेशियो की हम बात करें 2:1 है, सिमिलर टू अदर क्रॉनिक पेन कंडीशंस। असबाब, सुए मिजाज से हमारा वास्ता छूटने वाला नहीं है, चाहे वो सुबह से 5 डिजीज़ 4 डिजीज़ अब तक बयान हो चुकी हैं, तो उसमें भी सुए मिजाज है और इसमें भी सुए मिजाज है। लेकिन सुए मिजाज बस ये हो सकता है कि सादा हो, कहीं मादी हो, कहीं बलगमी हो, कहीं सफरावी हो और कहीं सौदावी हो या दमवी हो। तो यहाँ पर जो है वो सुए मिजाज दमवी और सुए मिजाज बलगमी इसका ज़्यादा सबब बनता है, जो कि एया को डेवलप करता है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन, अकुमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड्स इन द जॉइंट और एंटायर बॉडी इंक्रीज, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी एया हो सकता है। लाइक इंक्रीज हीट इन द बॉडी दैट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ ह्यूमर्स। इम्पेयरमेंट ऑफ, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर बलगम की ज़्यादती होगी तो वहाँ पर बलगम इन्फिल्ट्रेट करेगा जॉइंट्स के अंदर, सेलुलर लेवल पे जाएगा और जॉइंट्स के अंदर जहाँ भी कैविटीज़ मिलेंगी, जहाँ हर जगह मौजूद होता है, लेकिन उसका तगय्युर मिजाज हो जाता है, यानी सुए मिजाज की तरफ जब तब्दील हो जाएगा तो एया की सिफ़ात, एया की जो डेफिनीशन है या एया की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होने लगेंगी। इस तरह से इफ़रात इस्तेहमाम यानी एक्सेसिव टर्किश बात, जो एक्सेसिव बात होता है वो लेने से भी चूँकि तबरीद पैदा होगी और तबरीद के नतीजे में बलगम ज़्यादा बनेगा, एक्यूमुलेट होगा, लिहाजा एया वाली कैफियत डेवलप हो जाएगी। और जो अदर फैक्टर्स होते हैं, जो सपोर्टिव फैक्टर्स हैं इस मर्ज़ को डेवलप करने के लिए, उनमें ट्रॉमा है, टाइटनिंग ऑफ ऑर्गन्स, एग्जॉस्टिव एंड एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज। सीजनल इम्पैक्ट में विंटर एंड स्प्रिंग सीजन्स में वही बात है कि उसमें रुतूबात ज़्यादा होती हैं, बरूदत ज़्यादा होती है, लिहाजा बलगमी मादे की कसरत होने की वजह से तगलीज़ हो जाती है और स्प्रेड कर जाता है पूरी बॉडी में। इसी वजह से उसमें इन मौसम में भी इसका वक़ूअ ज़्यादा होता है। और कंजम्पशन ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूसिंग डाइट जैसे कि मिल्क है एंड मस्क मिलन है, जो भी जूसी फ्रूट्स होते हैं उनकी वजह से भी बलगम की कसरत तौलीद होती है और उसकी वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। नाउ कमिंग टू द माहियतुल अमराज, माहियत मर्ज़ जो है, तो अकॉर्डिंग टू यूनानी मेडिसिन FM इन जनरल इज़ प्राइमरीली कॉज्ड बाई कसल एंड फ्लो ऑफ ह्यूमर्स। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि फ्लो ऑफ ह्यूमर बनेगा ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अकुमुलेशन होगा और इन्फिल्ट्रेशन के नतीजे में फ्लो होगा टू द टिश्यूज़। द मेन कॉज ऑफ कसल इज़ इन्फिल्ट्रेशन, अकुमुलेशन, वही जो मैंने बात कही वही यहाँ पर मेंशन है।
और यही चीज़ STG में। अच्छा, मेरे जहन में एक सुबह से सवाल आ रहा है, आप थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जब ये सब STGs में लिखी हुई हैं तो फिर लेक्चर्स की ज़रूरत क्या है? ये सब चीज़ें तो आपको लिख के दी गई, सॉफ्ट कॉपी में भी हैं, आपके पास हार्ड कॉपीज़ हैं, उसमें भी मेंशन है। तो इसकी ये मैं सोच रहा था तो मेरे जहन में जवाब भी आया कि एक चीज़ होती है किताब में लिख कर दिया जाना किसी को, और दूसरा होता है उसका ऑडियो विजुअल वर्जन। तो ये उसका ऑडियो विजुअल वर्जन है, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और ये रिकॉल रहती हैं चीज़ें, इस्तेहज़ार रहता है दिमाग में। लिहाजा इसको, इस सेशन को मुनक़िद करने का मकसद ही यही है, एक तो ये कि मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना, लेकिन साथ ही इसका इस्तेहज़ार रहे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, और ये चीज़ें जो है हमें रिकॉल होती रहें। तो ऑडियो विजुअल के इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं निस्बतन तहरीरी शक्ल के, इसी वजह से इसको ऑडियो विजुअल या कह लीजिए कि इंटरैक्टिव सेशन में रखा गया है। अनदर काज ऑफ FM इज़ फ़र्त हरारत विच लिक्विफाइज द ह्यूमर एंड रिस्क फैक्टर्स। चूँकि हमने बताया था कि ये दूसरी जो है सफ़रा की ज़्यादती भी है इसका मर्ज़, लिहाजा उसके नतीजे में जो चीज़ें होती हैं वो उसका इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है। और अदर फैक्टर्स इंक्लूड ह्यूमा टाइटनिंग, ये ऑलरेडी गुजर चुके हैं। मिजाज दम्बी एंड मिजाज बलगमी मेन फैक्टर्स हैं इसके, रिस्क फैक्टर्स। दोज हु कंज्यूम फ्लूइड प्रोड्यूसिंग, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गई स्लाइड, ओके। नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। Dullness and laziness is the most common clinical presentation in this disease. Stretching of muscles. If this condition is localized in a specific area of the body, then it will result in the pain of that part without throbbing and piercing. Throbbing and piercing pain may be felt due to predominance of morbid humors in the body. फीवर भी हो सकता है इस कंडीशन में, लेकिन फीवर जब होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब इसका जो कॉज है वो बलगम है या नहीं। बलगम नहीं है, हरा सिर्फ सफरा है। तो एंड पेशेंट विल बी अफेब्राइल इन कॉज ऑफ खलते बलगम। दम्बी के नतीजे में फेब्राइल कंडीशन होगी, और दम्बी नहीं है तो नेचर जाहिर सी बात है कि फेब्राइल कंडीशन नहीं होगी बलगमी कंडीशन में, बलगमी गलबे में। नब्ज़ इसके सरी होगी, अगर दम्बी खिल्त का गलबा है, और अगर बलगमी खिल्त का गलबा है तो नब्ज़ इसकी लाजमन बती होगी। ये हम क्लिनिकल एक तरह से क्राइटेरिया है जो कि डायग्नोसिस करके ये समझ सकते हैं कि ये किस खिल्त का गलबा है। अगर हमें लेजीनेस का या फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट आ जाए हमारे पास और हम समझ सकें कि ये एया का मरीज़ है, और उसको हम अगर गलती से दम्बी दवाएं दे दें, पता चला उसका कॉज बलगमी है, तो फिर वो ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा और मर्ज़ बढ़ता चला जाएगा उसका। लिहाजा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खिल्त कौन सी है। और इस चीज़ की अहमियत इसलिए भी है कि आगे जब हम उसको MMT देंगे, यानी मुंजिज मुसिल थेरेपी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फाइंडिंग्स गलत हो जाएं, हमारा डायग्नोसिस रॉन्ग हो जाए, और MMT में हम उसको मुंजिजात दूसरी खिल्त के दे दें और मुसिलात भी दूसरी खिल्त के दे दें। लिहाजा इसको समझना ज़रूरी है किसी हद तक कि किस खिल्त का गलबा है और किस खिल्त का डिसऑर्डर है ये। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, कुछ अमराज हैं इसका, चूँकि ये फाइब्रोमाइल्जिया है तो यूनानी में इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। या तो थकान है, थकान जैसे दूसरे अमराज अगर खिल्त बलगम की वजह से हैं या दम की वजह से हैं तो बहुत कॉमनली पता चल जाते हैं कौन से हैं। लेकिन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एलोपैथिक के अंदर इसका बहुत स्पेसिफाइड डिटेल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस यानी SLE या पोलीमायोसाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म से है। तो हमारे जो मॉडर्न सिस्टम के एलोपैथिक के कलीग आएंगे वो इसको बेहतर तरीके से एलाबोरेट करेंगे। अब हम आते हैं उसूल इलाज पे। तो ये तो एक कुल्ली सब हुक्मा है और सब प्रैक्टिशनर से मुझे मालूम है, सब लोग जानते हैं कि ये एक कुल्लिया है, ये एक उसूल है कि कभी भी कोई मरीज़ आता है तो सबसे पहले अगर किसी भी तरह का उसको दर्द है बॉडी के किसी भी पार्ट में या बॉडी में, तो हम तमाम तदाबीर से बचते हुए तमाम मुफरदात और मुरक्कबात जो देते हैं उसको, उसका जो सबसे पहला मतमह नज़र होता है वो होता है उसका रिलीविंग ऑफ द पेन, यानी पेन रिलीफ, दर्द को तस्कीन देना, तस्कीन अलम। ये किसी भी मर्ज़ में होगा, इसमें भी होगा और इसके अलावा भी तमाम अमराज में, क्योंकि दर्द की शिद्दत से उसकी बहरहाल रूह पे भी असर पड़ता है और उसके दूसरे जो अवामिल होते हैं जिस्म में फंक्शंस होते हैं वो सब मुतासिर होते हैं। तो सबसे पहले तस्कीन अलम करेंगे और उसके बाद तनक़िया बदम, चूँकि जो भी डीप सीटेड मटेरियल्स हैं उनको क्लींजिंग की कोशिश की जाएगी कि उनको एवाकुएट किया जाए, उनका नुस्ख जो हो और नुस्ख के बाद उनका इस्तिफ़राग़ हो सके। और उसके बाद तक़वियत आसाब, चूँकि बहुत सारे आसाब जो हैं इसमें मुतासिर हो चुके हैं, वो इंजर्ड हो चुके हैं, इंजर्ड तो हम नहीं कह सकते लेकिन ज़रूर अफेक्टेड हो चुके हैं, तो उसको दोबारा वो उस सूरत पर वापस ना आ जाएँ
या उनके अंदर जो ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, जो अवामिल आ चुके हैं, उनको दूर करने के लिए तक़वियत आसाब की भी ज़रूरत पड़ती है। टोनर्स, नर्व टोनर्स जो हैं वो भी उसको दिए जाएंगे। तो ये 3 ही बुनियादी उसूल हैं जिन पर इलाज करना है हमें: तस्कीन अलम, तनक़िया बदन और तक़वियत आसाब। अब इनकी थोड़ी डिटेल आगे आएगी। तो द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ इलाज बिद दवा, इलाज बिद तदबीर। उसके बाद इलाज बिद तदबीर के अंदर अगर आप देखें तो कै का काफ़ी रोल है। कै का रोल ख़ास तौर से या अगर मान लीजिए किसी को पूरी बॉडी में दर्द नहीं है, कहीं कहीं अलग अलग स्पॉट्स पे है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में है या इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में है, तो कै का भी अपनी जगह रोल होता है। इस तरह से तबरीद करेंगे। और तनक़े बदन और दल के लय्यन का भी इसमें काफ़ी अच्छा रेजिमिनल थेरेपी के अंदर असर आता है और इम्पैक्ट आता है बॉडी में। और मुंजिजो मुसिल। प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन में करेक्शन ऑफ ह्यूमरल के बाद जो डिरेंजमेंट ऑफ टेम्परामेंट हुआ है उसको करेंगे। उसके बाद फाइब्रोमाइल्जिया इज कॉज्ड बाय डिरेंजमेंट ऑफ temperament that involves sanguineous and phlegmatic में the basic of correction of derangement of temperament is food and lifestyle। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी क्लासिकल लिटरेचर में, सीर आज़म है या अल-क़ानून फ़ी तिब है या मुआलजात की जो दूसरी किताबें किरमानी की एवज़ इब्न अल-असबाब वल अलामात है, या दूसरी किताबें जो भी पढ़ी होंगी, या किताब अल-मुग़नी फ़ी तिब है सईद बिन हिबतुल्लाह की। इन तमाम किताबों में मैंने तो यही महसूस किया और आप लोगों ने भी ग़ालिबन ये महसूस किया होगा कि जो इलाज का पोर्शन शुरू होता है तो वहाँ सबसे पहले दवाओं का ज़िक्र कभी नहीं होता है। और तरीक़ा भी यही है, और आप लोग सब प्रैक्टिशनर्स हैं, मेरे ख़्याल से सबकी प्रैक्टिस में भी ये चीज़ होगी कि सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या रेजिमिनल थेरेपी, इसके ज़रिए से हम शुरू करते हैं। और ज़्यादातर अमराज में अगर हमारी अप्रोच ठीक है, रैशनल है, तो हम मरीज़ का आधा मर्ज़ या 75% जो डिज़ीज़ है वो वहीं पर करेक्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है, उसको फ़ायदा होता है। उसके बाद दवाओं का रोल आता है, उसमें फिर मुफ़रद अद्विया, मुरक्कब अद्विया, इंटरनल यूज़ की अद्विया और एक्सटर्नल यूज़ की अद्विया, यानी इंटरवेंशंस जो होते हैं वो सेकंड स्टेज में होते हैं और होना भी यही चाहिए। तो इस चीज़ का लिहाज इसमें भी रखेंगे कि फाइब्रोमाइल्जिया में अगर पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम इस्लाह हज़म करें, या जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस होते हैं उसको क्या देना है, क्या दवाएँ किन अग़ज़िया को अवॉइड करना है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो रेजिमिनल थेरेपीज़ हैं जो हो सकती हैं पॉसिबल वे में, उनको अपनाना चाहिए। अब वही है, इसमें भी स्टोरी के लेवल 1 पे पेशेंट आता है, लेवल 2 पे आता है, या फिर लेवल उसको हम रेफ़र करते हैं लेवल 3 की तरफ। तो लेवल 1 जैसा कि सुबह से बताया गया कि सोलो फिजिशियन होता है, वहाँ पर क्लिनिक होती है वो, और PHC इसमें आता है, और बहुत ही कम रिसोर्सेस होते हैं उसमें डायग्नोसिस वगैरह के या दीगर उसके इलाज मुआलजे के। तो उसमें अगर पेशेंट है हमारा तो क्लिनिकल डायग्नोसिस FM इज़ प्राइमरीली क्लिनिकल एंड मेड आफ्टर अ कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री के ज़रिए से ही, शरीरियात के ज़रिए से हम समझ जाते हैं कि इस तरह का मरीज़ है। अगर इन्वेस्टिगेशंस किसी हद तक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की फैसिलिटी है तो वो हमें करवाना चाहिए। इसमें ख़ास तौर से HBTLC, DLC, SR और जो भी एसेंशियल डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, वो हम ले सकते हैं। और फिर वही है कि सबसे पहले हम रिकमेंडेड डाइट एंड लाइफ स्टाइल से स्टार्ट करेंगे लेवल 1 पे, कि उसको क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है और क्या उसका लाइफ स्टाइल चेंज करना है। द फिजिशियंस में एडवाइज द पेशेंट एज फॉलोज: हाई कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड नट्स एंड लो कंजम्पशन ऑफ रेड मीट। रेड मीट इसलिए नहीं देंगे, उससे तगलीज़ मुग़ल्लिज़ात, ये ख़ास तौर से जो सकीलुल हज़्म अद्विया होती हैं उनसे बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो मर्ज़ उसका बढ़ता जाएगा। टू कंज्यूम अ ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन से अगर किसी को एलर्जी है तो ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे, जो कि ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है जो ख़ास तौर से गेहूं के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके अलावा यानी इस ग्लूटेन फ्री जो है, आजकल हर तरह की ब्रेड्स भी आ रही हैं, ब्रेड बिस्किट्स आ रहे हैं, हर चीज़ आती है, तो वो ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो कंज्यूम कराना चाहिए। टू इनटेक लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट्स दैट सीम्स टू एलिविएट पेन। योगा थेरेपी, इसके बाद जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं, मुख्तलिफ योगासन्स हैं या फिज़ियोथेरेपी है, उसका भी बहुत, अभी तक हम दवा पे नहीं आए हैं। आप देखिए तमाम रेजिम्स बता दिए गए हैं, इसमें दवा का कहीं जिक्र नहीं है। और सही तरीक़ा इलाज भी यही है कि पहले मरीज़ को इंटरवेंशन से कबल उसकी तमाम तदाबीर इख्तियार की जाएँ मर्ज़ को दूर करने के लिए। जैसे ये कुछ पोस्चर्स हैं जो कि डॉक्टर गजाला ने सुबह एक रेफरेंस दिया था, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आयुष की वेबसाइट पे तमाम योगा नहीं है तो फिजियोथेरेपिस्ट इजीली मिल जाता है, अगर योगा थेरेपिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है।
ये कुछ योगासन्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं और ये पोस्चर्स हैं। ये डिटेल में आपको बुक में है, वहाँ से भी आप अक्स कर सकते हैं। Restricted diet and lifestyle: restrict consumption of red meat, avoid consumption of food additives and preservatives. Additives वो होते हैं जो कि जैसे कलर है, बाइंडर्स हैं, या इसी तरह से प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो वो चीज़ें कम से कम मरीज़ को इस्तेमाल कराई जाएँ। Avoid consumption of tinned and processed food, avoid consumption of genetically modified foods, avoid severe exercises during episodes of pain. पेन के दौरान ही हम एक्सरसाइज ना शुरू करा दें, बल्कि उसको सबसे पहले पेन किलर की हमने बात कही थी, वो तो देना ही है, उसके बाद इन तदाबीर को इख्तियार कर लेना चाहिए हमें। इसी की तरह से कुछ हम हिदायत करेंगे मरीज़ को कि स्पेशल केयर इन विंटर एंड स्प्रिंग सीज़न, अपने आप को महफूज रखें इन मौसमी असरात से, वरना मर्ज़ बढ़ सकता है। इनटेक ऑफ माउस शहीर, बार्ली वाटर, इनटेक ऑफ अदस, बाकला, चुकंदर, काहू, इनटेक ऑफ आलू बुखारा, संदल, ज़रिश, बही, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि ये जल्दी हज़म होने वाली हैं और नहायत ही हल्की ग़िज़ाएँ होती हैं, खफ़ीफ़ अग़ज़ियाँ हैं। इनटेक ऑफ अग़ज़िया मुरत्तिबा, इनको ना लिया जाए मुरत्तिबा अद्विया को, वरना इसे तबरीद ज़्यादा होगी और तबरीद के नतीजे में बलगमी मवाद का गलबा हो जाएगा। इसी तरह से एक्सपोजर टू सनलाइट। मैनेजमेंट विद, अब ये कुछ दवाएं हैं जो कि लेवल 1 पे, लेवल 1 लेवल 2 का जो दवाओं का ख़ास तौर से इंतखाब है, उसमें भी इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि लेवल 1 में वो अद्विया ज़्यादा इसमें बयान की गई हैं जो कि सहलुल हुसूल होती हैं, यानी इजीली अवेलेबल होती हैं, मुफ़रद में भी और मुरक्कबात में भी। अगर इसमें कहीं ऐसा नहीं हो तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कॉन्शसली कि उन अद्विया को लेवल 1 में इस्तेमाल करें। नेचुरल सी बात है कि वो छोटी जगहों पर होता है, रिमोट एरियाज़ में होता है, तो वहाँ पर हमें आसानी से जो मिलने वाली अद्विया हैं उनको लेवल 1 में बयान करने की कोशिश की गई है। तो हब्बे सूरनजान, हब्बे मुकिल, माजून फ़लास्फ़ा, उनकी डोजेज़ हैं, उनकी डोजेज फॉर्म है, टाइम कब कितनी फ्रीक्वेंसी से देना है और साथ में क्या उसको मीडियम देना है। तो उन तमाम चीज़ों को जो का अहाता इस STG में किया गया है। और माजून फ़लास्फ़ा है, इसके अलावा कुछ रोगनियात हैं जो कि लोकल एप्लीकेशन के लिए हैं, जैसे रोगन बनफ़शा, रोगन गुल। इन तमाम अद्विया का, इन रोगनियात की जो मालिश है वो भी काफ़ी दल के लय्यन जिसे हम कहते हैं, सॉफ्ट मसाज, उसका बड़ा फ़ायदा है एरिया की कंडीशन में, यानी फाइब्रोमाइल्जिया में। और कुछ मुफ़रद चीज़ें हैं जैसे आलू बुखारा, संदल सफ़ेद, ज़रिश, इनका तरीक़ा इस्तेमाल आगे दिया गया है, इनके भी काफ़ी अच्छे मुफ़रद अद्विया में असरात आते हैं। Out of the drug mentioned above, any one or a combination of two or more may be prescribed by the physician. इलाज बित्तदबीर described under principles of management may be recommended as per assessment of physician about the condition of the patient and stage of disease. ज़रूरी नहीं है कि जितने रेजिमेंट्स में बता दिए गए हैं वो तमाम अप्लाई करना ही करना है, बल्कि ये पेशेंट की फ़िरासत, उसकी हज़ाक़त और उसकी विज़डम पर डिपेंड करता है कि वो मौसम का भी लिहाज रखे, मरीज़ के सहना यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का भी लिहाज रखे, उसकी उम्र का भी लिहाज रखे और उसकी जिसामत का भी लिहाज रखे। इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखते हुए उसको इंतखाब करना है कि कौन सा रजीम देना है मरीज़ को या कौन सी दवा किस डोज़ में देना है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मरीज़ की, ये तबीब की अपनी प्रैक्टिस, अपने तजर्बात की रोशनी पर डिसाइड किया जाना चाहिए। और फॉलो अप लेवल 1 पे हर 15 दिन पे करना है ताकि उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रह सके और रिकॉर्ड को जिस तरह से बताया गया फॉर्मेट के अंदर उसको मेंटेन करके वापस अपनी अथॉरिटी को देना है। हाँ, नाउ अगर पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम योर ड्रग्स गिवन टू हिम और हर, या इसके अलावा कुछ सीवियरिटी इज़ गोइंग टू बी हाई, तो इन दैट केस द पेशेंट हैज़ टू बी रेफर टू लेवल 2। उसको लेवल 2 पे हमें भेज देना है। अनकंट्रोल्ड कंडीशन में या कोमॉर्बिडिटीज़ है उसके साथ अगर मरीज़ है तो उसको हम ज़्यादा दिन तक हैंडल नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट एथिकली अप्रूव्ड, लिहाजा उसको लेवल 2 पे बैठना है। लेवल 2 पे हमारे पास IPD की फैसिलिटी होती है, आपको तो मालूम ही है, आप वहीं से हैं सब लोग। तो लेवल 2 पे जो CHC है, स्मॉल हॉस्पिटल, 10 to 20 बेडेड हॉस्पिटल होती है और इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस की फैसिलिटी भी वहाँ पर मौजूद होती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को लेवल 2 पे रेफ़र कर देना है विद ऑल रिकॉर्ड्स। इसीलिए देखिए यहाँ पर भी उसकी NUMC की और जो ICD-11 की इम्पोर्टेंस है कि आप लेवल 2 पे भेज रहे हैं तो पेशेंट को उस कोड के साथ भेजेंगे ताकि वो कोड हर जगह मेंटेन रहे कि इस डिज़ीज़ के इतने पेशेंट्स रेफ़र हुए, इतने पेशेंट्स का फुटफॉल है और इतने पेशेंट्स हमारे ट्रीटेड हैं।
तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेवल 1 में जो चीज़ें थी वही ऑलमोस्ट लेवल 2 में भी हैं। और इन्वेस्टिगेशंस अलबत्ता कुछ होते हैं यहाँ पर जो कि स्पेसिफाइड हैं। हेमोग्राम करना है, एक्सरे है, एंटी CCP एंटीबॉडीज़ है, सी क्रिएटिव CRP है, सीरम यूरिक एसिड है, RA फैक्टर है, ANA प्रोफाइल है। ये सब चीज़ें इसमें रिकमेंडेड हैं। अगर इसमें फैसिलिटी है लेवल 2 पे तो वहाँ पर ये करानी चाहिए। मैनेजमेंट जो इसमें बस जो दवाएं ऊपर बयान की गई थी उस तरह की दवाएं या उससे मिलती जुलती दवाएं जो कि मुरक्कबात में भी हो सकती हैं, मुफरदात में भी हो सकती हैं, और रोगनियात जो हैं उनको इस्तेमाल करना है। साथ में जो इजाफा होगा वो MMT का होगा। MMT इज़ नॉट रिकमेंडेड एट लेवल 1 क्योंकि वहाँ पर परगेशन की बात भी होती है और ज़ाहिर है पेशेंट को एडमिट भी करना होता है। तो अगर खुदा न खास्ता परगेशन ज़्यादा हो जाए तो भी उसके जो बैलेंस होता है मिनरल्स वगैरह वो ख़राब हो सकता है, लिहाजा उसको लेवल 2 पे हम करते हैं। ये वो दवाएं हैं जो कि मुफरदात हैं, हब्बे अज़गन, माजून उशबा, माजून सूरनजान। ये दवाएं लेवल 2 पे दी जा सकती हैं मरीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि यही दी जाएँ, अगर किसी के तजर्बे में कुछ इससे अच्छी दवाएं भी होती हैं तो वो भी रिकमेंडेड है। इसी तरह से रोगन पुस्त, रोगन जुन की बदन पर मालिश, ये अय्याम में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। यह है MMT जो कि जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मुंतखब किए गए हैं लेवल 2 पे, वो शाहतरा, उन्नाब, गुल बनफ्शा, बेखी कासनी, सूरनजान। इन तमाम दवाओं के ज़रिए से इनका कॉग्निटिव मुंजिज के तौर पर इसको दिया जाएगा। पहले इंजाज जब हो जाए और हकीम अपने तजर्बे की रोशनी में समझ ले, उसके यूरिन के ज़रिए, उसके बदन की स्किन के ज़रिए, और दूसरी जो भी अलामात नुज़ किताबों में मज़कूर हैं, तो अलामात नुज़ जब ज़ाहिर हो जाएंगी तो उसको फिर परगेटिव देना है हमें। हब्बे एज का इंतखाब किया गया चूँकि ईज़िली अवेलेबल है और इसकी डोज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लिहाजा हब्बे अयारिश के ज़रिए इसको प्रेगनेंसी में इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वो कंट्राइंडिकेटेड है। और इसके ज़रिए से उस मादे का नुस्ख करना चाहिए, वो भी आपको आपके तजर्बात की बिना पर और हमारे जो तिब के जो उसूल हैं, उस ख़ास तौर से उसूल इलाज हैं कि हर मुंजिज के अलग अय्याम होते हैं, उन अय्याम के अकॉर्डिंग ही देना है। और उसके नुस्ख के बाद जो इस्तफ़राग होता है उसके भी अपने अय्याम हैं, उन अय्याम के मुताबिक कितने दिन तक देना, कितने ड्यूरेशन तक देना है, उसको तबीब अपने हिज़ाक़त के अतबार से या जो किताबों में मज़कूर है उसके अतबार से तय करेगा। मैनेजमेंट विद इलाज बित-तदबीर में हम बहुत मामूली तौर पे एक जनरल बात बता दूं कि जो जैसे हर एग्ज़ामिनेशन टेबल तो शायद हर PHC में होती ही है, जो लेवल 1 के जो सेटअप्स हैं, तो वहाँ पर हम कपिंग तो कर ही सकते हैं। ख़ास तौर से ड्राई कपिंग बिला शर्त जो हिजामा है उसको आराम से किया जा सकता है। उसके बाद जो कुछ चीज़ याद इसी तरह से तकनीद है, तमरीख़ है, तदहीन है, ये सब चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। बट इसमें जो उसूल के तौर पे या जो एक क्राइटेरिया बताया गया है वो लेवल 2 के लिए बताया गया है। लेवल 2 पे जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो तदहीन है, नतूल है, फ़ज़द है, ये सब चीज़ें हैं। चूँकि फ़ज़द कब हम करेंगे जब ख़ास तौर से हमें पता चल जाए या हम कंफर्म हो जाएं कि पेशेंट इज़ द FM इज़ ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ दम विखल की वजह से है, तो हम उसे फ़ज़द की तरफ ले जाएंगे। और तदहीन करेंगे बहरोज़ा से, जो कि ऑलिव ऑयल में मिला के उसको करना है हमें। तदहीन और तमरीख़ में थोड़ा सा फ़र्क है, तदहीन के अल्फाज भी आ रहे हैं और तमरीख़ के भी आ रहे हैं। तमरीख़ होता है एक तरह से चिपड़ना, थोड़ा थिक ऑयल होता है और उसको चिपड़ना की जो हमारे यहाँ कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, और तदहीन जो है वो ऑयलिंग होती है, सिंपली बॉडी मसाज। हाँ, रिकमेंडेड डाइट जो कि बताई गई है ऊपर, इसमें बारिद अदविया से इज्तिनाब करना है हमें, वो ना लें। और जो ख़ास तौर से रेड मीट वगैरह है जो खिलत गलीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उनसे बचना है हमें। लेवल 1 में जो बताया गया ऑलमोस्ट वही है, और रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी वही है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस भी वही हैं, योगा वगैरह के आसन्स भी तकरीबन वही है। इसमें थोड़ा सा जो योगा और फिज़ियोथेरेपी है वो चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फॉलोअप इसमें भी आफ्टर 15 डेज़ करना है एज़ पर द नीड, और रेफर सेम एज़ मैंशन इन लेवल 1 कि अगर मरीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या मर्ज़ बढ़ रहा है या और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ओपिनियन लेने के लिए हम रेफ़र कर सकते हैं लेवल 3 के अंदर। लेवल 3 का जो वो आयुष हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, टर्शरी केयर सेंटर्स भी हो सकते हैं, और इसी तरह से गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो होते हैं। वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं हर तरह की, वहाँ पर डाइटिशियन भी होता है, फिज़ियोथेरेपिस्ट भी होता है, योगा थेरेपिस्ट भी होता है, तो उन तमाम मुआलजीन की मदद से उस मर्ज़ का इलाज करना मुमकिन हो सकता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस भी वही है, मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट वही है इसमें,
बस कुछ दवाओं की तब्दीली है, रद्द-बदल है। जो दवाएँ वहाँ पर शहर में आराम से मिल सकती हैं, उन दवाओं का इसमें इंतखाब करना है। मुफ़रद अद्विया भी हैं, कुछ लोकल अद्विया लगाने की भी हैं, और इसके अलावा खाने के लिए माजून जोगराज फूल, माजून चोप चीनी, ये एक तरह से एक इंडिकेटर्स हैं, मतलब ये इशारात दिए गए हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसके अलावा भी आप दवाओं का इंतखाब कर सकते हैं। और मुझसे वही एमएमटी देना है, इसमें लाजमी तौर पे देना है, चूँकि उस सेटअप में गया है तो उसका मतलब उसका अभी ट्रीटमेंट हो नहीं पाया है, तो लिहाजा उसमें सूरंजान, शाहतरा, इमली, आलू बुखारा, मवीज़ मुनक्का, हलैला, मग़ज़ अमलतास, ये कुछ ऐसी दवाओं का इंतखाब किया गया है इसमें जो कि मुंजिज के तौर पे उसको इस्तेमाल करानी है। और मुंजिज की जब इंजाज की जब या नुज़् की जब कैफ़ियत या सिफ़ात या अलामात मरीज़ में ज़ाहिर हो जाएँ तो उसको हब्बे अयारिश के ज़रिए से उसका इस्तिफ़राक़ करना है, ताकि वो मवाद उसकी बॉडी से क्लीन हो जाए। और इलाज बिल तदबीर भी ज़रूरी है, जिसमें क़ै है, हम्माम है, ये तमरीक़ है, और रिकमेंडेड डाइट वही जो कि लेवल 1 एंड 2 में थी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। एंड सेम एज़ लेवल 2 जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट थी वो, और फॉलो अप आफ्टर 15 डेज़ करना है। और जो रेफरल क्राइटेरिया था वो भी लेवल 1 एंड लेवल 2 का है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, वरना फिर हम एक अगला टॉपिक कवर करते हैं, एडेसिव कैप्सुलाइटिस। मखसूसा हैं और ये आदतें उमूमी हैं, ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज तो उनको एक्सप्लोर भी करें और उनको उसमें शामिल करें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक सेक्शन है और लिटरेचर अवेलेबल है। तो मेरा एक सजेशन है कि हम उसको रियादत वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करके और उसको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करें और इससे स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें उसको भी। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपका सजेशन बहुत वैलिड है। इसमें जो दल्क वगैरह का जिक्र किया गया है सुबह से, वो हमारी रियाजत का ही पार्ट है, और उसके असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी SOPs नहीं बनी है उसके ऊपर अभी। अगर SOPs इंशाल्लाह जैसे कि अभी बताया गया कि हिजामा पे बन गई हैं और वो सर्कुलेशन में भी हैं, तो इसी तरह से आगे रियाजत वगैरह पे भी, रियाजत के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर जब SOPs बन जाएंगी तो मेरे ख्याल से उसको इनकॉर्पोरेट करना ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। जी वही मेरा सजेशन है, क्योंकि हमारे पास एक वाइड स्प्रेड लिटरेचर है और बहुत स्पेसिफिक, अगर आप देखें स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, और जितना लिटरेचर हमारे पास है, जो क्लासिफिकेशन रियाजत की हमारे लिटरेचर में अवेलेबल है वो बहुत मतलब स्पेसिफिक, और उसको अगर हम स्टैंडर्डाइज कर लें तो काफ़ी हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है, स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, इसीलिए जब SOP अभी चूँकि जिस चीज़ की बनी हुई है आयुष सिस्टम में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, लेकिन फिर भी हमने दल्क वगैरह का जिक्र जो किया है यहाँ पर, दल्क लय्यन, दल्क खशिन वगैरह, वो हमारा उसी का कंपोनेंट है। आगे चल के जब SOP स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी तो इंशाल्लाह उसको भी फिर इसमें अगले जो डिजीज़ के सेट्स आएंगे उसमें पूरी तरह इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाएगी। So now coming to the next topic, that is adhesive capsulitis. Adhesive capsulitis का जो सिनोनिम है वो फ्रोज़न शोल्डर है, और फ्रोज़न शोल्डर को हमारे यहाँ वजह मफसल कतिफ़ के नाम से बयान करते हैं। इसका जो कोड है वो आप देख लीजिए, ICD-10 में 75.0 है। ये कोड्स आपको ये मत समझिए कि इस कोड्स को लिखना बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन ये चीज़ अवेलेबल है, कोड्स की पूरी लिस्ट यूनानी की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप नमस्ते पोर्टल का जो हमने यहाँ पर ये एड्रेस दिया हुआ है HTTP करके, इसको आप क्लिक करेंगे, जब जाके एज़ इट इज़ कॉपी करेंगे या लिखेंगे वहाँ जाके गूगल बार में, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट आ जाएगी नमस्ते पोर्टल की, और वहाँ अलग अलग कंपोनेंट्स यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा, तीनों के अलग अलग दिए हुए हैं, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे। कंट्रोल F करेंगे तो वहाँ जो भी डिजीज़ डालेंगे वो उसका कोड, उसका शॉर्ट डेफिनेशन, किसी की लॉन्ग डेफिनेशन उसके साथ अवेलेबल है। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस में अगर ये कोड स्टार्ट करना शुरू कर दें तो इससे हमारा डेटा जो है वो मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, और कल को अगर इस कोड के डेटा की, फ़लाँ कोड के स्पेसिफिक कोड डेटा की बात की जाएगी तो हमारी उससे स्ट्रेंथ नज़र आएगी। वरना हम काम तो बहुत कर रहे हैं, हम लोग ना जाने कितने ट्रीट कर रहे होंगे फ्रोज़न शोल्डर को, मुझे मालूम है, लेकिन हमारे पास उसका कलेक्टिवली डेटा पैन इंडिया या अदर कंट्रीज़ से नहीं आ पाता है। वजह हमारे पास सिर्फ ये, और डेटा आजकल सबसे महंगा बिकता है, डेटा की बहुत कीमत है। तो ये उसका NUMC का मतलब है नेशनल यूनानी मेडिसिन कोड, मॉर्बिडिटी कोड, नेशनल यूनानी मॉर्बिडिटी कोड। तो ये भी पूरी तरह से आपको अवेलेबल, और ICD-11 के कोड्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है ICD-11 WHO की वेबसाइट पे। इसका L19 में आता है, ये वजह मफासिल कतिफ़,
शॉर्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि पेन ऑफ शोल्डर जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बलगम, दिस ऑफन लीड्स टू रिड्यूस्ड मॉर्बिडिटी एंड फ्रीजिंग ऑफ जॉइंट। ये उमूमी नहीं होता है, फाइब्रोमियाल्जिया के भी इससे हम क्लिनिकल जो डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होती है वो हम कर सकते हैं। बस यही फ़र्क आ जाएगा कि ये लोकलाइज्ड है और वो उमूमी होता है। बलगम उसमें भी है, कसीफ बलगम, और बलगम में कसीफ का इज्तिमा इसके अंदर भी है। लेकिन ये चूँकि शोल्डर तक मखसूस है, इसलिए इसको हम उमूमी या के अंदर शामिल नहीं कर सकते। और फ्रीजिंग ऑफ जॉइंट्स के मेरे ख्याल से हर एक की प्रैक्टिस में बहुत मरीज़ आते होंगे, बहुत कॉमनली आजकल ये फैल रहा है। और ज़्यादातर लोगों को पोस्चरल प्रॉब्लम या और दूसरे जो फूड हैबिट्स हैं या लाइफ स्टाइल चेंज, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर बहुत तेज़ी से हो रहा है लोगों। Adhesive capsulitis is characterized by pain and restricted movement of the shoulder and is known as frozen shoulder। ये एलोपैथिक सिस्टम के अतबार से है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अनसर्टेन इटियोलॉजी। ये तो कह के यहाँ काम ख़त्म कर देते हैं कि ये इटियोलॉजी हमारे पास इसकी इडियोपैथिक है। ये इटियोलॉजी बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, ट्रॉमा, ठंड लग जाना, ज़्यादा कूलिंग हो जाना, ये सब चीज़ें, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। हमारे यहाँ वो चीज़ एग्जैक्ट पाई जाती है कि ये हम बलगम की इज्तिमा की वजह से ही ये होता है और इसका कोई दूसरा राज कॉज नहीं है। वजह मफसल कतिब फ्रोजन शोल्डर इज़ अ टाइप ऑफ जॉइंट पेन विच कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ वजह मफासिल। ब्रॉडली वजुल मफासिल का ही एक ये सब टाइप है जो कि मखसूस शोल्डर के या अज़मुल कतिफ के अंदर ये वाक़ हो रहा होता है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द यूनानी मेडिसिन लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, and there are many books on wajal mafasil Unani medicine mentioned by historians. Stiffness being the most prominent clinical feature of frozen shoulder has been mentioned by Unani scholars as tahajjur। जैसा कि सुबह भी एक आपको तहज्जुर मफासिल के बारे में लेक्चर दिया गया था, प्रेजेंटेशन थी, तो उससे मिलती जुलती ही चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये ख़ास है मफसल कतिफ़ के साथ। The hardening of the joint usually occurs as a result of their chronic inflammatory conditions। जब वजुल मफासिल ज़्यादा क्रॉनिसिटी की तरफ चला जाता है तभी तो उसमें तहज्जुर होता है। तो एंड द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट अकर्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बलगम इन द जॉइंट्स, देयरफॉर प्रेजेंटली वजुल मफासिल वजुल मफसल कतिफ इज ट्रीटेड बाय यूनानी फिजिशियन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वजुल मफासिल बलगम। सुबह वाली बात जो बताई गई तफसील में, वही कॉजेज़ हैं, वही अलामात होंगे, लेकिन ये अलामात मखसूस होंगे कतिफ़ के साथ और इलाज भी ऑलमोस्ट वही होगा। इसके अगर हम इंसिडेंस या वक़ूअ की बात करें तो स्टडी फ्रॉम इंडिया रिपोर्टेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 50% पीपल सफरिंग फ्रॉम शोल्डर पेन एंड स्टिफनेस प्रेजेंट विद डायबिटीज़। ग्लोबली प्रिवेलेंस ऑफ 10 to 22% इज़ रिपोर्टेड among the diabetic patients. The peak incidence of onset is in between 40 and 60 years of old age and seldom occurs outside this age group and in manual workers 7 अच्छा सॉरी नंबर कुछ रेफरेंस किया गया यहाँ। द मीन एज ऑफ ऑनसेट ऑफ द डिजीज इज 55 years. Adhesive capsulitis is slightly more common in women. Now coming to the etiology of frozen shoulder. So दोफुल उज़्व, सबसे पहले तो महल में सलाहियत शर्त है, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारा उज़्व जो कमज़ोर है तो वहाँ पर इस चीज़ की इस्तेदाद यानी सलाहियत बढ़ जाती है कि वहाँ पर मॉर्बिड मटेरियल का फ़्लो हो सके या एक्यूमुलेशन इज्तिमा हो सके या इन्फिल्ट्रेशन हो सके। सबसे पहला जो कॉज होता है वह है ज़ोफ़ उज़्व, वीकनेस ऑफ अफेक्टेड जॉइंट्स। दूसरा है इंसिबाब अखलात, यानी वही कि बलगमी मादे का इंसिबाब या इमाला उस तरफ ज़्यादा हो रहा है जो कि ज़ईफ़ हो चुके उज़्व की तरफ जाकर वो जमा हो रहा है। तीसरा है बरूदत मफसल, कोल्डनेस ऑफ जॉइंट, और इसके अलावा सम टाइम ड्यू टू क्रॉनिसिटी ऑफ आर्थराइटिस एंड इट्स मिसमैनेजमेंट, उसके नतीजे में भी ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे रिफ्रेनमेंट फ्रॉम एक्सरसाइज, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस यानी एक्सेसिव सॉरो, इंसोमनिया, एहतिबास मादा, डिस्टर्बेंस इन रेगुलर एवैक्यूएशन ऑफ बॉडी वेस्ट। तो ये सब अवामिल हो सकते हैं जो कि मुअय्यन मददगार हो सकते हैं इस मर्ज़ को पैदा करने के लिए। जहाँ तक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात है तो पेन इन बहुत वाज़ेह तौर पे है, सबको पता ही है कि पेन इन अफेक्टेड जॉइंट एंड जॉइंट गेट्स स्टिफ, नैगिंग इरिटेटिंग पेन होता है, उसमें चुभन वाला दर्द या बहुत बेचैन करने वाला पेन होता है कंधे के अंदर, और ख़ास तौर से रात के वक्त ही ज़्यादा होता है।
with sleep deprivation and the inability to sleep on the affected side. तहज्जुद लास्टली जब ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या अनट्रीटेड होता है या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो तहज्जुद मफासिल की तरफ ये कन्वर्ट हो जाता है. Adhesive capsulitis is primarily diagnosed by history and physical examination, but imaging studies are needed to exclude any underlying pathology. No single imaging study is diagnostic. Importance तो है उसकी एक्सरे और दूसरे इमेजिंग्स की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है. अलबत्ता कुछ जो अंडरलाइंग कॉज पैथोलॉजीज और हो सकती हैं, ट्रॉमा, फ्रैक्चर या और कुछ चीज़ें हो सकती हैं, नोड्यूल्स वगैरह, उसको एक्सक्लूड करने के लिए कुछ मखसूस रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस किए जा सकते हैं. प्लेन radiographs are the preferred initial test to rule out other potential. अगर इसकी फैसिलिटी कहीं है तो इसको कर लेना चाहिए ताकि दूसरी चीज़ें रूल आउट हो सकें. Now coming to the principles of medicines, the principles of management. इसमें भी वही है जैसे कि पिछले वाले टॉपिक में बताया कि सबसे पहले हमें इज़ाला दर्द करना है, यानी तस्कीन अलम करना है, एनाल्जेसिक्स देना है उसको, और उसके बाद तनक़िया करना है, एवैक्यूएशन ऑफ पॉजिटिव मटेरियल. तहलील तलईन. तहलील तलईन का मतलब होता है तो रिजॉल्व द इन्फ्लामेशन एंड सॉफन द जॉइंट्स. चूँकि वहाँ तहज्जुर वाली कैफियत पैदा हो चुकी है, जॉइंट स्टिफ हो चुका है, लिहाजा वहाँ पर पहले तो उन औराम को जो या उन जो गलीज़ मादे वहाँ जमा हैं उनको तहलील करना है, उनको रिज़ॉल्व करना है, और उसके बाद वहाँ पर तलईन करना है उस जॉइंट की ताकि उसकी स्टिफनेस कम हो सके. इस लिहाजा ये बहुत ही अहम उसूल इलाज है फ्रोज़न शोल्डर के लिए, तहलील तलईन. और लास्टली वही है कि चूँकि उज़्व ज़ईफ़ है, जैसे कि सबब में बताया गया था, तो इलाज हमारा हमेशा इज़ाला सबब के तौर पर होता है, रिमूवल ऑफ द कॉज. लिहाजा यहाँ पर तक़वियत मफसल की हमने बात की, तक़वियत मफासिल या तक़वियत मफसल कतिफ़, उसको इसलिए किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो कमज़ोरी लायक हो चुकी है उसको दूर किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए या टोन अप किया जाए. द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज बिद दवा, इलाज बिद तदबीर. चूँकि इसमें तो इसी तरह से मेंशन है, लेकिन हमें अपनी थोड़ी सी विजडम अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़े तो लगाना है कि हम पहले इलाज बिल ग़ज़ा को लें, इलाज बिल तदबीर को लें, और उसके बाद इलाज बिल दवा की तरफ जाएँ. तो इसके अलावा जो इलाज बिल तदबीर के कंपोनेंट्स हैं उसमें तकमीद यानी फॉर्मेंटेशन की बहुत अहमियत है. लोकल, चूँकि ये मर्ज़ लोकलाइज्ड है इसलिए लोकल एप्लीकेशन, लोकल फॉर्मेंटेशन की ज़रूरत है, और उसको लोकल फॉर्मेंटेशन के ज़रिए से उसको दर्द में भी काफ़ी तक़वियत मिलेगी. और तहलील और जो बात अभी हो रही थी पिछली स्लाइड में, तहलील व तलईन, तो तहलील व तलईन जो है वो लोकल तकमीद के ज़रिए से हमें हासिल हो सकती है इसमें. इसी तरह से नुतूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नुतूल के बहुत सारे नुस्खे मार्केट में भी अवेलेबल हैं और किताबों में भी मज़कूर हैं, और अपनी प्रैक्टिस में हर इंसान के होते हैं कि गुले सुर्ख, नमक लाहौरी और नाखूना बाबूना, इस तरह के जो नुस्खे होते हैं वो उसका बड़ा अच्छा रोल है इसमें, और उसके ज़रिए, उसके नुतूल के ज़रिए से उसको इस मर्ज़ की जो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है. तहलील भी होगी और तलईन भी होगी. इसी की तरह से पॉल्टिस है, ज़माद है और तदहीन है. कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि अफेक्टेड पार्ट पे अगर हम उसकी तदहीन करें, उस तेल को लगाएं तो उससे भी इफ़ाक़ा हो सकता है, काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता है. तमरीख़ है, कुछ तमरीख़ का मतलब थोड़ा सा थिक होता है, तमरीख़ का मतलब चपड़ना जिसे हम कहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पिछले टॉपिक में, मॉइस्टनिंग एंड रबिंग अ पार्ट ऑफ बॉडी विद अ लिनीमेंट, तो ये भी काफ़ी मुफीद हो सकता है. और लास्टली हमारे पास जो असल, जिसमें हमारी असल की यूनानी की कामयाबी है, वो वही मुंजिज और मुसिल है. उसके बगैर कोई चारा नहीं है. लिहाजा उसके लिए अगर हम लेवल 2 पे हैं तो बहुत ही अच्छी बात हम कर सकते हैं, लेवल 3 पे हैं तो भी कर सकते हैं. 1 वालों के लिए यह है कि उसको रेफ़र करें और प्रॉपर वे में उसका MMT कराएं, वरना हम अधूरा इलाज करेंगे और मर्ज़ जो है वो बढ़ता जाएगा. मर्ज़ बढ़ता गया जो दवा की, वो वाली बात होगी, और तहज्जुर की कैफियत पैदा हो जाएगी. इज़ाला सबब, अवॉइडिंग द कॉजेज़ दैट में लीड टू फ्रोज़न शोल्डर लाइक तर्क रियाज़त और एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड मेंटल स्ट्रेस. इन सब चीज़ों को हमें छुड़ाना होगा ताकि उसको रेस्ट मिल सके, और रेस्ट के बाद हम अपना जो इलाज भी तदबीर है वो करा सकें, लाइफ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. अग़ज़िया की ख़ास तौर से प्रॉपर अग़ज़िया जो बयान की जा रही हैं उनका जो है वो एहतमाम कर सकें. लेवल 1 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. पेशेंट की काउंसलिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है, और इसमें तबीब के अपने जो एथिक्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी शामिल हैं कि उसको मरीज़ से किस तरह से बात करनी है, किस तरह उसको एजुकेट करना है, वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, उस एनवायरनमेंट के क्या क्या तकाज़े हैं, कौन कौन सी वहाँ पर उसको ऐसी ट्रिगर्स हैं जो कि उस मर्ज़ को बढ़ा सकती हैं,
उनको अवॉइड करना है। सपोज़ वो एक्सरसाइज वो जो कुछ मस्कुलर एक्सरसाइज का या ज़्यादा मूवमेंट वाला काम है तो उसको बताना पड़ेगा कि आप इस काम में कमी करिए वरना आपका फ्रोज़न शोल्डर जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो पेशेंट का एजुकेट करना ये तमाम ही डिज़ीज़ का हिस्सा है और इसी से बात शुरू होती है कि मरीज़ और तबीब का जो कांटेक्ट होता है वो एजुकेशन से ही पहले होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज है जो कि अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको आगे आसन्स की शक्ल में भी दिखाऊंगा। जैसे कि अभी उन्होंने रियाज़त की बात की, तो बेशक रियाज़त के ऊपर जो लोग अभी कर सकते हैं और जो जानते हैं किस तरह की रियाज़त किस मर्ज़ में स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए या रिकमेंडेड है हमारी किताबों के अंदर, वो उसको कराना चाहिए बेशक। तो रियाज़त इज़ ऑल्सो यूज़फुल एंड अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज दैट कैन बी परफॉर्म इन द पेशेंट्स होम विद द थेरेपिस्ट। खुद से ना करे मरीज़ और ऐसे ही अननोइंग वे में ना करे बल्कि किसी थेरेपिस्ट के ज़रिए से उसको ये अमल करना चाहिए। न्यूट्रिशन में विटामिन सी, अब विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो यूनानी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि विटामिन सी का ख़जाना है। जैसे आंवला एक मिसाल के तौर पे ले लीजिए, तो उसका दैट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, उसका यूजेज जो है बढ़ा देना चाहिए। उसकी डाइट मॉडिफिकेशन के अंडर में ही आ जाएगा कि वो विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करे ताकि तहलील भी हो सके और तलईन भी हो सके उसके जॉइंट्स के अंदर। एंड इट मे बी यूज टू ट्रीट प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर एट एन अर्ली स्टेज और टू प्रिवेंट सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर, तहज्जुर से बचाने के लिए। ये कुछ आसन्स हैं जो कि आप यहाँ पर मेंशन है, तड़ासना, इसी तरह से तिरियाका, तड़ासना, बहुत सारे हैं, वो मैंने नाम लिख दिया और उनकी फ़िज़िकल पोजीशन है सीरियल वाइज, ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो मैडम ने सुबह वो दिया था वेब एड्रेस आयुष की वेबसाइट पे, वहाँ पर भी पूरी तफसील आप हासिल कर सकते हैं। तो इन ऐसे आसन्स हैं जो कि रिकमेंडेड हैं इसमें टू ट्रीट द या टू रिड्यूस द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। लेवल 1 में जो दवाएं हैं वो उसी तरह से हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, यानी सहलुल हुसूल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये मर्ज़ जो है ये उसरुल इलाज है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़िद्दी मर्ज़ है, ये आसानी से जाता नहीं है। लेकिन दवाएं हम लेवल 1 में वही लेंगे जो कि इजीली अवेलेबल होती हैं और ज़्यादातर इसमें ख़ासतौर से मुफ़रत दवाएं जो होती हैं वो हाउस होल्ड ड्रग्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए हमें। वो सब यहाँ पर बयान की गई हैं। रोगनियात भी हैं कुछ जो कि लोकल एप्लीकेशन में काम आते हैं, मुरक्कबात हैं जो कि ओरल में है और मुफरदात भी ओरल मेडिकेशन के तौर पे, उनके बेदरकार ड्यूरेशन वो सब आप तफसीली तौर पे देख सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड डाइट में अगर हम फ्रोज़न शोल्डर में अग़ज़िया मुसख्खिना, रेड मीट, स्पाइसेस, इनको अवॉइड करना चाहिए। अग़ज़िया मुरत्तिबा को जो जूसी फ्रूट्स होते हैं चूँकि वो भी तबरीद करेंगे और क्या करेंगे, बलगम को बढ़ाएंगे, लिहाजा उनको हम अवॉइड करें। और वो अग़ज़िया मुरत्तिबा लेंगे, क्यूकम्बर, वाटरमेलन तो लेंगे हम यहाँ पर, चूँकि वो ऐसी दवाएँ हैं जो कि तरतीब पैदा करेंगे, तगलीज़ मुग़ल्लिज़ा नहीं लेंगे जो कि ग़िलज़त पैदा करें, बलगम को बढ़ाएं, वो नहीं लेंगे हम। लेकिन खट्टी ग़िज़ाएँ और दूध ये रिस्ट्रिक्टेड होगा, इससे बलगम की तौलीद में इजाफ़ा होता है, इसको मना किया जाएगा मरीज़ को। और यूनानी पर्सपेक्टिव में जो हिदायत की जाएंगी, यूज़ ऑफ ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, इस्तफ़राग़ मादा। इस्तफ़राग़ मादा तो इस तरह के मरीज़ों को वैसे भी रूटीन में अंडर द सुपरविजन ऑफ द फिजिशियन लेते रहना चाहिए। एक्सेसिव डाइट नहीं लेना है, अल्कोहल का इस्तेमाल बंद कराना है मरीज़ को। फ़िज़िकल एक्सरसाइज विद फुल स्टमक, ये भी मरीज़ को अवॉइड करना है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर नहीं करना है और एक्सरसाइज इन फुल स्टमक, ड्रिंकिंग वाटर एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, इंसोमनिया, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इन सबको अवॉइड करना है इसमें जो कि रिकमेंडेड है। आउट ऑफ दीज ड्रग्स मेंशन, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इलाज बिल तदबीर के ताल्लुक से हम बता चुके हैं ऊपर आपको, कि कई का रोल है, तदहीन है, तमरीख़ है, दल कलयन है और इसके अलावा तलईन है और तहलील है। इन सब का रोल इलाज बिल तदबीर के अंडर में आ जाएगा जो कि पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए ताकि वो बग़ैर दवाओं के भी या कम दवाओं के साथ भी अपना इलाज मुमकिन तौर पे करा सके। फॉलोअप हर 15 दिन पे करना है और इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। इसके बाद पेशेंट को अगर यहाँ पर फैसिलिटीज़ पूरी नहीं होती हैं तो या रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है या हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए वो नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस की फैसिलिटी नहीं है, तो पेशेंट को एज़ इट इज़ उसको सेकेंडरी में या लेवल 2 में भेज देना है और वहाँ उसका पूरी तरह से कांटेक्ट में रहना है उन डॉक्टर्स के कि इन प्रॉब्लम्स के साथ इसको भेजा गया है, उसको फॉलोअप करते रहना है। इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे, मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी MRI वगैरह की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है, लेवल 2 पे हो सकता है वो, लेवल 1 में पॉसिबल नहीं है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए काम आती हैं सब चीज़ें। मैनेजमेंट वही करना है जो कि लेवल 1 में था, बस इसमें MMT का इजाफा हो जाएगा।
और दवाएं भी थोड़ी बहुत रद्द-ओ-बदल के साथ मुफरदात, लोकल एप्लीकेशन की दवाएं, मुरक्कबात चलेंगी। और जो एक नुस्खा यहाँ पर तजवीज़ किया गया है वो ये है, सूरंजान, चिरायता, शाहतरा, अफ्तिमून, बिस्वाइट फिस्तकी, उन्नाब, बहीदाना, नहीं बादियान है, सॉरी बादियान और बेखे बादियान। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल, इसका डिकॉक्शन बनाना है 100 ml और मॉर्निंग में बिफ़ोर मील 15 से 21 दिन इसका जो ड्यूरेशन है। चूँकि बलगम वाले अमराज के लिए जो नुस्खे अय्याम मुकर्ररा हैं वो इतने ही हैं, तो उसको देना है। और प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना है। इसी तरह से नीचे हब्बे, जब हब्बे आरिश के ज़रिए से उसका इस्तफ़राग कराना है, तनक़िया मादा करना है। जबकि नुस्ख के अलामात तभी महसूस करें कि उस पर पूरी तरह ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो उस मवाद का इस्तफ़राग करना ज़रूरी है। और उसके लिए हब्बे आरिश को ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका मुकम्मल तौर पर इस्तफ़राग हो सके। 2 to 3 डेज़ ये इनफ होता है। इलाज में तदबीर में तिला और ज़िमात का ज़िक्र तो हो ही चुका है पहले। तो मग़ज़ बेद इंजीर और लुआब हुलबा, इन चीज़ों का इसमें ख़ास तौर से ज़िक्र किया गया जो कि ज़्यादा मुफीद बताई गई हैं फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन में। इनकबाब भी एक तरीक़ा इलाज है, रेजिमल थेरेपी का एक पार्ट है। तो इनकबाब विद हुरमुल, ये सोक्ड इन विनेगर, सिरके में भिगो दिया जाए और इस ज़रिए से इनकबाब किया जाए, वो भी काफ़ी बेहतर फ़ायदेमंद होता है। तमरीख़ है, यानी वही जो लोग बॉडी पे रबिंग करनी होती है जिस लिनीमेंट की, उसको अभी फ़ायदा है। और इसके अलावा नतूल, जैसा कि बताया कि बेख़ कीबर का नतूल अगर किया जाए इसमें तो वो तहलील और तलीन में फ़ायदा पहुँचाता है। रिकमेंडेड लाइफ स्टाइल और जो डाइट है वो भी पहले तज़किरा जो हो चुका है लेवल 1 में, उसी तरह की चीज़ लेवल 2 में भी होगी। 15 डेज़ के बाद इसका फॉलोअप करना है। और लेवल 3 में उसको अगर यहाँ कंट्रोल नहीं होता है तो लेवल 3 के बड़े सेटअप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको लेके जाना है। वहाँ पर कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसको डायग्नोस करने के लिए, चूँकि वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, इट मीन्स समथिंग इज़ देयर। वहाँ पर प्रॉब्लम कुछ बड़ी है और वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मरीज़, तो लेवल 3 के अंदर एक्सरे, MRI, आर्थ्रोग्राफी या इस तरह से और दूसरी जो भी CT स्कैन या जो पेट स्कैनिंग होती है, हो सकता है उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। जो डॉक्टर उसका मुनासिब समझेगा वो उसको कराएगा। और इंटीग्रेटेड सेंटर होता है, चूँकि वो टर्शरी केयर होता है, तो वहाँ पर मॉडर्न के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे भी रब्ता किया जा सकता है, कंसल्ट किया जा सकता है, वो भी इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो लेवल 2 की जो दवाएँ हैं, लेवल 3 वहाँ 3 लिखना है। लेवल 3 की जो दवाएँ हैं ये हैं माजून फ्लास्फा, माजून चोप चीनी, हब्बे सूरंजान, ये ओरल यूज़ के लिए हैं। और लोकल यूज़ के लिए रोगन बाबूना कवी, रोगन बेदंजीर और चोप चीनी सना, ये मुफ़रद अद्वियाँ हैं। इसी तरह से जो MMT का नुस्खा है वो गुल बनफ्शा, चिरायता, शाहतरा, मको खुश्क, बादियान, बेखी बादियान, सूरंजान, इसमें कुछ पहले के मुकाबले में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, उसमें इजाफा कर दिया गया है। तो उसकी वजह से उसकी इफ़िकेसी जो कवियत तासीर जिसे हम कहते हैं, ये नुस्खा कवियत तासीर हो जाता है और इसकी तक़वियत में इसकी तक़वियत में इजाफा होता है, इसकी इफ़ादियत में इजाफा हो जाता है। लिहाजा इन तमाम दवाओं को इसमें MMT के तौर पे यूज़ किया जाए और बाद में वही हब्बे अयारिश के ज़रिए से उसका तनक़िया कर देना चाहिए, इस्तफ़राग कर देना चाहिए, ताकि जो मॉर्बिड मटेरियल जमा थे, एक्युमुलेटेड थे, वो सब का सब वो सारे बॉडी से इरेडिकेट हो सकें, एलिमिनेट हो सकें। और इलाज भी तदबीर में जब हम आते हैं रेजिमल थेरेपी में, तो इसमें भी तिला है, तमरीख़ है, नतूल है और ज़िमात है। इन चीज़ों को अपनाना है, जो कि हम जिसमें दवाएँ भी दी गई हैं कि किन चीज़ों का नतूल करें, किन चीज़ों का ज़िमात करें और किन चीज़ों से, किन अदविया से तमरीक़ की जाए। और जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं या डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस या डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट लेवल 1 और लेवल 2 में जो बयान किए गए हैं तकरीबन वही हैं जो कि लेवल 3 में भी रहेंगे। रेफरल क्राइटेरिया जो पहले बयान किया गया है वही होगा कि अनकंट्रोल्ड डिजीज़ है, डायग्नोस नहीं हो पा रही प्रॉपरली, या हमारे पास रिसोर्सेस वो इन्वेस्टिगेशन टूल्स की कमी है, इस वजह से उसको रेफ़र किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और इसके अलावा कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप मोस्ट वेलकम। सर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया उसमें, आपने उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बताई है, उसमें आपने विटामिन C का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि आपने बता भी दिया है कि उसमें जितनी भी तुर्शियाँ हैं तो वजह मुफासिल में तमाम तुर्शियाँ जो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं और हमने तजर्बे में भी देखा है। तो आंवला का इस्तेमाल, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर, क्योंकि आंवला का जो मिजाज है वो सर्द खुश्क है और मिजाज भी जो बीमारी का आपने बताया वो सर्द खुश्की है उसका जो तार मुफासिल है।
तो क्या आंवला का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ग़िज़ा जो होती है वो कसरत के साथ इस्तेमाल की जाती है, इसलिए ग़िज़ाओं का और मुतवातिर इस्तेमाल की जाती है। तो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तो मुनासिब नहीं है इस कंडीशन में, उस तरह की जो कि खट्टी ग़िज़ाएँ होती हैं। लेकिन आंवला बतौर दवा इस्तेमाल करना, यानी दवाए ग़िज़ाई है वो एक तरह का, तो उसको एक तो रिकमेंडेड डोज़ में इस्तेमाल करना होगा। दूसरा, सुपरविज़न में अगर हकीम या जो तबीब है उनकी जो प्रैक्टिस है वो अलाउ कर रही है कि इतना ज़्यादा सीवियर मामला नहीं है लेकिन विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में एक मखसूस मकदार के अंदर किसी भी दवा को, भले से वो गर्म और सर्द और खुश्क है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरतन। इसके अलावा अगर हमें दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं तो वो भी हम अपनी हज़ाकत और विज़डम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस कमी को पूरी करने के लिए जो कि वहाँ पर हो रहा है। मान लीजिए वो कमी है ही नहीं, टेस्ट में आ ही नहीं रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशन किया, विटामिन सी इज़ ओके, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं इस्तेमाल करने की, लेकिन बसूरत ज़रूरत उसको इस्तेमाल करना मुनासिब होगा।